सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि यूएई दिरहम और यूएस डॉलर दोनों एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि यूएई दिरहम पैक्ड है यूएस डॉलर के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लक्चुएशन होती है, या आप आजकल जो भी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं यूएस डॉलर की अगेंस्ट डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जापानीज येन हो गया, जिसमें यूरो हो गया, जिसमें पाउंड हो गया, जिसमें पाकिस्तानी रुपये हो गया, जिसमें इंडियन रुपये हो गया, जिसमें जितने भी करेंसीज हैं दुनिया में, उसके साथ जब भी आप यूएस डॉलर को देखेंगे, आजकल के हिसाब से यूएस डॉलर उसके अंदर अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे यूएई दिरहम को, तो वो एक फिक्स वैल्यू पे चल रहा होता है। 3.67 एक फिक्स वैल्यू है। लास्ट आप डेकेड्स में देख लेंगे, आपको सेम रेट मिलेगा। आगे अगर कोई पैग हटता है तो एक अलग चीज है, लेकिन अभी तक ये पैग इसी तरह से मौजूद है और 3.67 का एक कांस्टेंट रेट है। तो इस वक्त आपके पास यूएस डॉलर हो या यूएई दिरहम हो, बात एक ही है। इसलिए जब मैंने इंटरेस्ट रेट की वीडियो की बात की थी, जब मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। जब यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएई के ऊपर होता है, और यूएई के अंदर भी इंटरेस्ट रेट उसी लेवल से बढ़ना या कम होना उनको लाजमी हो जाता है। रीजन बीइंग, जो करेंसी है वो आपकी पैक्ड है। लेकिन ये दो चीजें तो पैक्ड हो गई, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स और जो करेंसी वैल्यूज हैं ये पैक्ड हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें और पैक्ड नहीं हो सकती, नहीं होती हैं। आजकल जो इन्फ्लेशन का हाल यूएस के अंदर है, वो यूएई के अंदर नहीं है उस तरह से। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जिस तरह से इन्फ्लेशन का हाल है, वो यूएई में नहीं है। यूएई में काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट मैं जीसीसी की बात करूं ओवरऑल, तो महंगाई हुई है। आई आई डोंट डिनाई कि महंगाई नहीं हुई है, महंगाई हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन इन नंबर्स बात करें तो यहां पर इतनी ज्यादा नहीं हुई है जितनी यूएस के अंदर हुई है या और दूसरे मुल्कों के अंदर हुई है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूं, उसको चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं। सो मैंने यहां पर गूगल पर सर्च किया यूएस इन्फ्लेशन इन 2022 ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, अगर कभी आपको मैक्रो डेटा देखने हैं तो इस वेबसाइट पर जाके देख लें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं। इसको क्लिक जब करेंगे तो आपको यहाँ पर यूएस का डेटा नजर आएगा। यूएस के डेटा को आप लेट्स से 10 ईयर्स पे लेके चले जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इसका डेटा नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 8% के ऊपर यूएस की इन्फ्लेशन का वैल्यू चली गई। ऑल्दो के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ये इससे भी ज्यादा है। ये रिपोर्ट उस तरह से नहीं हो रहा, और जो मैं मानता भी हूँ उस चीज को, लेकिन नंबर्स क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट करिए तो हम उसी को लेते हैं इस वक्त। अब इस चीज को कंपेयर करें यूएई से। ठीक है, मैं इसको कंपेयर करता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और मैं इसके अंदर इंडिकेटर्स डालता हूँ इन्फ्लेशन के अगेन। तो आपको यहाँ नजर आएगा कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 8% पे, जैसे हमने पहले बात की थी। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपको स्केल नजर आएगा वो यूएस की इन्फ्लेशन का है, और राइट साइड पे जो स्केल नजर आएगा वो यूएई की इन्फ्लेशन का। तो ब्लू कलर की जो लाइन है वो यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन को डिपिक्ट कर रही है। तो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं तकरीबन 8 से ऊपर के करीब इन्फ्लेशन पहुंची हुई है। इनफैक्ट कुछ ऊपर कुछ दिनों पहले तक 9% पर जा रही थी। तो ये यहाँ पर आ रही है। यूएई के अंदर अभी तक इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि अगेन हम यूएस को कभी भी बेंचमार्क लेते हैं, उसका रीजन ये होता है कि यूएस के अंदर डेटा बहुत अच्छा मिलता है आपको। डेटा की जो इंटीग्रिटी होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए आपको नजर आ रहा है डेटा यहाँ पर बहुत एक्यूरेटली रिसेंटली डेटा आपको मिल जाएगा। यूएई के अंदर प्रॉब्ली होगा डेटा इनके पास, लेकिन प्रॉब्ली इस वेबसाइट ने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया। लेकिन अगर आप जिस टाइम तक उसने अपडेट किया था उसको देखें, तो यूएई के अंदर जो इन्फ्लेशन आ रही थी लेट्स से 2020 के स्टार्ट में, तकरीबन कोई 2.5 और 3% के दरमियान, इस वक्त भी मैंने जो अलग से देखा था वो 3% के करीब इन्फ्लेशन थी। जबकि उसी टाइम पर यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन कोई 5.5% के करीब इन्फ्लेशन थी। तो इसलिए आपने देखा कि यूएस के अंदर जब इन्फ्लेशन आती है तो जरूरी नहीं है कि वही चीज यूएई के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो। जब जैसे बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार आजकल रिसेशन आ गया, यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला है, तो कहीं यूएई के अंदर भी रिसेशन उसी तरह से आ जाएगा। देखिए इम्पैक्ट, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबली हम चीजों को देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट यूएई के अंदर क्या, वो पूरी दुनिया में उसी तरह से पड़ता है। लेकिन बहुत सारे टाइम पर इस तरह हुआ है, हमने देखा है कि यूएई एक आइसोलेशन में चल रहा होता है। यूएई के अंदर डिफरेंट डायनेमिक्स हो रहे होते हैं। कहीं वॉर हो रही होती है तो यहाँ पर इन्फ्लोज आ रहे होते हैं, कहीं और इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा होता है तो यहाँ पर उस तरह से रिसेशन नहीं आता। बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर बुरे हालात हैं और दुनिया में उस तरह के बुरे हालात नहीं है, वाइस वर्सा। मतलब इस तरह कभी भी हो सकता है। तो आजकल के हिसाब से देखा जाए, और ये चीज हमने देखी है 2008 के बाद से, 9 के बाद से, जो हाउसिंग क्राइसिस जो यूएस में आया था एंड देन उसको इम्पैक्ट किया था यूएई के अंदर भी। यूएई के अंदर भी एक बबल बना था रियल एस्टेट का। उसके बाद भी हमने देखा था कि
जो फ्रेमवर्क्स गवर्नमेंट ने बनाए यहाँ पर फॉर प्रॉपर्टीज फॉर रियल एस्टेट, वो इस तरह के थे कि वो डायनामिक थे और उन्होंने एक और बबल बनने से रोक दिया, और वाकई हमने देखा कि कोई उसके बाद बबल नहीं बना, जो भी ग्रोथ हुई है वो ऑर्गेनिक हुई है। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं एक और वेबसाइट पे लेके जाता हूं, विजुअल कैपिटलिस्ट। तो ये 2021 का एक आर्टिकल है, एक इन्फोग्राफिक है जो विजुअल कैपिटलिस्ट ने बनाई थी। इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑल्दो के उसके अंदर यहाँ पर पहली पिक्चर के अंदर आपको दुबई नजर नहीं आएगा, लेकिन और बहुत सारे कंट्रीज सिटीज नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सिटीज की बात हो रही है जिसके अंदर बबल और ओवर वैल्यूड और फेयर वैल्यूड इस तरह की उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है। इसके अंदर वार्सो, मिलान, मैड्रिड, इस तरह के सिटीज के अंदर जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दिखाई हैं वो फेयर वैल्यूड है, और फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, हांगकांग, म्यूनिख, ज्यूरिख, इस तरह की वैंकूवर, इस तरह की जो सिटीज हैं वो उन्होंने बबल में दिखाया है, बबल रिस्क दिखाया है। अच्छा, उसी के बाद जब नीचे हम थोड़ा सा चलते हैं तो इसके अंदर आपको ये भी नजर आएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पहले नंबर पे जैसे हमने कहा कि फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, हांगकांग, म्यूनिख, इस तरह के स्कोर्स नजर आ रहे हैं आपको। ये 2021 का स्कोर बता रहा हूँ, मैं अभी 2022 पे आता हूँ। 2021 के अंदर आप स्कोर्स देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, हांगकांग, म्यूनिख, ये इस तरह के टॉप सिटीज थे जो कि बबल कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। अब इसी के अंदर आप देखें 25th नंबर पे दुबई आता है। 25th नंबर पे दुबई, और एक वाहिद सिटी था जो कि अंडर वैल्यूड शो कर रहा है इसके अंदर। 2021 के अंदर जो इनकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से दुबई अंडर वैल्यूड है। अब 2022 के अंदर जब हम यूबीएस की स्टडी को देखते हैं, उसके अंदर जो स्कोर्स देखते हैं अगेन 2022 के हिसाब से, उसके अंदर अगेन टोरंटो अभी भी बबल मार्केट के अंदर है। हालांकि टोरंटो के बहुत सारे एरियाज जो हैं उसके अंदर बहुत मेजर करेक्शन आ चुकी है, 10% 15% की भी करेक्शन आ चुकी है इस पूरे साल के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022। इसी तरह से और जो मेजर सिटीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे सिटीज हैं जिसके अंदर करेक्शन आई है। लेकिन अगेन इसके अंदर 24th नंबर पे आपको दुबई नजर आएगा, जिसके अंदर इस वक्त वो फेयर वैल्यूड है। फेयर वैल्यूड का मतलब यह है कि यहाँ पर इसके अंदर कोई सच बबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो 2020 से लेकर 2021 एंड देन 2022 इसके अंदर दुबई ने एक प्रोग्रेस दिखाई है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है, जबकि बहुत सारे वेस्टर्न सिटीज के अंदर वो ग्रोथ नहीं थी उस तरह से, बल्कि वो डिफ्लेट हुए हैं 2022 के अंदर। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बबल है। वहां पर क्योंकि इन्फ्लेशनरी मेजर्स थे, इंटरेस्ट रेट बहुत लो थे, जो कि यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ का सिचुएशन डिफरेंट थी, यहाँ पर डायनामिक्स डिफरेंट थी। अब यहाँ की सिचुएशन ये होती है यूएई की कि मैं सब लोगों से यही बोलता हूँ कि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी भले ना लें दुबई के अंदर, पहली प्रॉपर्टी अपने होम कंट्री में लें, लेकिन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप दुबई के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करें और वो आपको रेंटल रिटर्न भी दे रही हो, अपनी प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन भी दे रही हो। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उससे बड़ी बात जो हमने शुरू में बात की थी कि डॉलर के साथ क्योंकि दिरहम पेग है, तो आपका प्रॉपर्टी अगर अप्रिशिएट नहीं भी करती है तो एटलीस्ट आपकी रेंटल रिटर्न आ रहा होगा, एटलीस्ट आपको एक डॉलर के अंदर जो आपकी वेल्थ है वो प्रिजर्व रहेगी। तो जो जो दुबई की प्रॉपर्टी है वो इस मामले में बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब बात करें सिंस कोविड से बात करें 2020 के मिड में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड टाइम था कोविड का, उस टाइम से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर देखी हैं जो बिटवीन 10% टू लेट्स से 30%, 35% तक और इवन 40% तक कुछ प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट आया है, अप्रिसिएशन आई है। इतनी अप्रिसिएशन आने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 25-40% की अप्रिसिएशन आने के बाद भी अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं वो फेयर वैल्यूड ही शो कर रही हैं, बबल कैटेगरी के अंदर भी नहीं है, ना ओवर हीटेड कैटेगरी के अंदर है दुबई की प्रॉपर्टी। सो इस वक्त भी आप बहुत अच्छी बार्गेन ले सकते हैं। नाउ इवन दो दुबई की प्रॉपर्टीज अंडर वैल्यूड हैं या लेट से फेयर वैल्यूड हैं, जो भी आप उसको कह लें, फिर भी क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब आपकी ओनरशिप के अंदर आती है, तो प्रॉपर्टी फिर भी सस्ती नहीं होगी आपको। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जाके भी कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो वो भी इतनी सस्ती नहीं होगी कि आप बड़े आराम से प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि ऑल्दो के वो पाकिस्तान है, ऑल्दो के दुबई के अंदर एक वैल्यू नजर आ रही है आपको, एक आपको ये कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ी सी कम नजर आ रही है कंपेयर टू डिफरेंट अदर सिटीज इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है और उसको आप आउटराइटली नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका क्या होता है? प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका ये होता है कि आप या तो आपके पास इतने पैसे हो ना कि आप जाके डायरेक्ट कैश के ऊपर कोई चीज बाय कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास इतने कैश नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास कैश होता है तब भी वो नहीं इस पे प्रेफर करते कि सारा का सारा कैश अपना प्रॉपर्टी में लगा दें, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बैंक के पास जाएं, मॉर्गेज करें प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के ऊपर ले लें। आपके पास इसके लिए 20-25% फंड्स होने चाहिए फॉर द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और आप उससे
खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी। उसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं कि उसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं, आपको आरओआई किस तरह देखनी है, या आपको किस तरह से उस प्रॉपर्टी को जज करना है खरीदते वक्त, ताकि उसका रेंटल रिटर्न उसकी प्रॉपर्टी की जो 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 मंथली फीस है उसको ऑफसेट कर सके। यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया, वो जाके देख सकते हैं। ये एक और ऑप्शन हो गया आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने का। तीसरा एक और ऑप्शन है जो आपके पास यूएई में रहते हुए अगर आपको दुबई की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, वो स्मार्ट क्राउड का ऑप्शन है। स्मार्ट क्राउड के ऑप्शन के अंदर आप इवन 500 दिरहम की भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। 500 दिरहम तो मैं कह रहा हूं, मैंने इसके अंदर 500 दिरहम इन्वेस्ट किए थे, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपकी कम से कम जितना मैक्सिमम आप कर सकें आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग कि आपको जब डिविडेंड्स मिलते हैं उसके, तो वो भी उसी रेशियो से मिलते हैं। अगर आप लेट से एक प्रॉपर्टी रेंटल की बात करें तो दुबई के अंदर लेट से 5 to 7% के दरमियान के रेंटल इस वक्त आपको मिल सकता है। तो अगर आप 5 to 7% एनुअल बेसिस के, बाय द वे मैं एनुअल बेसिस की बात कर रहा हूं, जब भी मैं रेंटल की बात करूंगा वो एनुअल बेसिस पे बात करूंगा। जब 7% आप एनुअल बेसिस के ऊपर रेंटल मिलेगा आपको, और अगर आप सिर्फ 500 दिरहम इन्वेस्ट करेंगे तो 500 दिरहम का 7% कितना होगा वो आप खुद ही निकाल लें। सही है ना, 7 5 35, तो मेरे ख्याल से वो 35 दिरहम बनेगा। 35 दिरहम को आप डिवाइड कर दें 12 के ऊपर तो कितने पैसे बनेंगे वो आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो उसी हिसाब से सोचें और उसी हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन रखें। एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा ना रखें कि 500 दिरहम आप लगाएंगे तो हर महीने आपको 10 दिरहम मिलना शुरू हो जाएंगे या 20 दिरहम मिलना शुरू हो जाएंगे या वट एवर द केस। आपको उसको रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशन रखकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके रिटर्न देखने चाहिए। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2500 3000 से पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसके बाद डाउन द लाइन उसके बाद देखना चाहिए। मैंने शुरू में कम इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी कि मुझे इन प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं था, वो मैंने अपने हिसाब से कम इन्वेस्टमेंट की थी। आप भी कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम उसको देखें और उसके बाद उसके अंदर पैसे पिच इन करना शुरू करें। अच्छा, इसमें फायदा क्या है स्मार्ट क्राउड टाइप की इन्वेस्टमेंट का? इसमें फायदा ये कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बैंक नहीं जाना अपनी प्रॉपर्टी को फाइनेंस कराने के लिए, किसी क्रेडिट स्कोर को नहीं देखना कि क्या क्रेडिट स्कोर मिल रहा है। आपको बैठे बिठाए अपने टेनेंट से हेडेक नहीं लेने की जरूरत है कि क्या टेनेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एयरबीएनबी पे देना है नहीं देना है, आपको कुछ भी इस तरह की मेंटेनेंस है नहीं है। मेरे पास इतने सरदर्द हो गए हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से प्रॉपर्टीज को रेंट करता हूं तो मुझे पता है कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इन सरदर्दी से बचने के लिए आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जैसे एज आई सेड आपके पास जितने पैसे भी हैं आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास आज लेट से 10,000 दिरहम है, आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल आपके पास उसका डिविडेंड जो आएगा उसको अगेन री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मजे की है वो ये कि जो 7% रिटर्न आपको मिल रहा है, ये तो रेंटल रिटर्न मिल रहा है, वो रेंटल लेट से 6 to 7% जो भी आपको मिल रहा है वो रेंटल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपको जो आई करना है वो ये करना है कि जब ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड टाइप के जो ऑप्शंस हैं, जब वो एग्जिट करेंगे प्रॉपर्टी, उस टाइम पर हो सकता है आपको 40%, 30%, 20% का ओवरऑल रिटर्न अलग से मिले ऑन टॉप ऑफ योर रेंटल रिटर्न। इस तरह से हुआ है रिसेंटली, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से स्मार्ट क्राउड ने एक प्रॉपर्टी से एग्जिट किया, तकरीबन 40+% का उसको ओवरऑल रिटर्न मिला। तो ओवरऑल रिटर्न जब एक प्रॉपर्टी में मिलेगा तो वो सारे शेयर होल्डर्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ रेंटल बल्कि प्राइस एप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब और दुबई की प्रॉपर्टी इस वक्त एज आई सेड फेयर वैल्यूड है, तो इट इज हाईली लाइकली कि आपको आगे जाके इसके अंदर बेनिफिट मिल सके। ये आपको अपने हिसाब से देखना है। अपनी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करें वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ये ना सोचें कि आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल में जो प्रॉफिट मिलेगा वो शायद फीस को कवर कर रहा होगा। क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल उस प्रॉपर्टी के अंदर मेजर कोई प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होती है, तो आपने जब प्रॉपर्टी ली भी होती है उसके अंदर जो आपके शुरू के खर्चे होते हैं, ब्रोकर की फीस होती है, आपके लैंड डिपार्टमेंट का खर्चा होता है, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है। 1 साल 1.5 साल में तो वही कवर होते हैं। जब वो 1 1.5 साल में कवर होंगे उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। यानी कि मैं ये आपको लिटरल टर्म्स में बता रहा हूँ, ये इसी तरह हर प्रॉपर्टी के साथ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी का गेम हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। खैर, मैं तो स्टॉक्स को भी लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। अगर आपको स्टॉक्स के अंदर मेरी वीडियोस देखनी है तो मैंने सर्वा के ऊपर रिसेंटली वीडियोस बनाई है। आपको अगर $50 चाहिए तो उसके अंदर आप उसका मैंने लिंक भी लगा दिया है, उसके अंदर नीचे जाकर आप उसको उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सर्वा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको $50 मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट करना है, मैंने उसका भी लिंक लगा दिया नीचे। अगर स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट करना है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और 250 दिरहम्स आपको मिलेंगे एज सुन एज यू इन्वेस्ट इन स्मार्ट क्राउड। लेकिन एज आई सेड बिफोर एज वेल कि आप एज मच एज पॉसिबल डालें, एटलीस्ट 2000 दिरहम्स डालें, ताकि जब आपको डिविडेंड मिले तो एक सब्सटैंशियल अमाउंट मिले। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डिविडेंड जब आपको मिलेगा तो आपको अगर लेट से अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो उस डिविडेंड का कुछ फायदा तो हो ना, कि उसके अंदर कुछ
वैल्यू हो, ताकि आप उस वैल्यू को दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकें। इसी तरह से री इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह आप कर सकते हैं। ड्रिप के नाम से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक मैंने लगा दिया, उसको भी जाके देख सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स में ज्यादा रेलिवेंट होता है, लेकिन इस केस में क्योंकि आपको डिविडेंड मंथली मिल रहा है, इस केस के अंदर भी वो रेलिवेंट है। अच्छा, एक पॉइंट ये कि लोग पूछते हैं कि यार हमने यहाँ पर इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन फर्स्ट करें हमारी इमरजेंसी आ गई और हमें ये पैसे चाहिए। तो पहली बात ये कि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उतने ही पैसे डालें जब आपको 5-6 साल 10 साल के ऊपर उनको निकालना ना पड़े। लेकिन इन केस अगर आपको निकालने पड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म से पैसे, उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में हर 6 महीने बाद इनका जो इवेंट होता है उसमें ये प्रॉपर्टीज को सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल के लिए डालते हैं। अब उसके अंदर आप अपने शेयर्स को बेचने के लिए डाल सकते हैं। इसका जो टर्म्स है, मुझे जो पता है वो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट से आपने एक वैल्यू पे लिया हुआ है, उससे 15% लेस या 15% मोर, दोनों की एक रेंज है, उसके अंदर आप उसमें लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज के शेयर को। तो अगर लेट से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई होगी, जो कि फेयर वैल्यू, जो कि इनके इवैल्यूएटर्स होते हैं वो खुद इवैल्यूएट करते हैं, इनकी आई मीन इनके अपने इवैल्यूएटर्स नहीं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस वक्त की क्या प्राइस है। उसकी बेसिस के ऊपर अगर आपको बेचना होगा तो आप बेच दें, अपनी प्राइस लगाएं। 15% लेस कर सकते हैं, 15% ऊपर कर सकते हैं उस प्राइस के। अगर आपको जल्दी बेचना है तो आप जितना कम करना चाहें कम कर सकते हैं। अगर उसमें आपको चाहिए कि आप ट्राई करना चाहते हैं अपनी लक, तो आपने 15% ऊपर करके लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद। और इसी तरह से अगर आपको खरीदना भी है तब भी उस सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो सकता है आपको डिस्ट्रेस डील मिल जाए, तो उसका भी वेट कर सकते हैं, लेकिन ये हर 6 महीने बाद होता है। मैं ये कहूंगा कि आप पहले एटलीस्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको आगे जाकर उस प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि इसके अंदर 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं पहले पहले डिविडेंड आते आते। तो आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हो सकता है 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाए पहला डिविडेंड आते आते, इसलिए देर ना करें, इसमें जल्दी इन्वेस्ट करें। मैंने स्मार्ट क्राउड के ऊपर लास्ट वीडियो जो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। उसके अंदर मैंने बताया था किस तरह से मुझे कितना डिविडेंड का कितना प्रॉफिट मिला, वो मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सर्वा के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। सर्वा की लास्ट वीडियो यहाँ पर मैंने लगाई है, उसके अंदर आपको अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है यूएई से बैठे बैठे बहुत आराम से, बगैर किसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट के, वो आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं किस तरह से आप अकाउंट बनाएं, क्या करें। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।